हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट कर रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कंटिन्यू चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट पार्ट पे। लास्ट क्लास तक आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एन टर्म्स, जनरल टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब इस क्लास में अपने को उन्हीं टर्म्स के सम को कैलकुलेट करने के बारे में, एक्सप्रेशंस को सीखना है। तो टॉपिक जो न्यू है आपका वो है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी में हमेशा आप मान के चलते हैं कि एपी के अंदर टोटल टर्म्स एन है, तो उसी एपी के एन टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सप्रेशन एस एन बनेगा एन टर्म्स ऑफ एपी के सम का, दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। तो ऐसे एपी के एन टर्म्स के सम को एक्सप्रेशन एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल जो फॉर्मूला आपको लर्न करना है, डायरेक्ट डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज की। जिस तरीके से an का फॉर्मूला आपने लर्न किया, उसी तरीके से sn का फॉर्मूला आपको लर्न करना है। sn का एक्सप्रेशन है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। कुछ बातें यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा आपको। एक तो फॉर्मूला ये है sn का, और एक और एक्सप्रेशन है sn का, दैट इज n/2 ब्रैकेट a प्लस an, या an की जगह आप l भी लिख सकते हो, दैट इज द लास्ट टर्म। तो देखिए, पहले तो दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्लियर करते हैं और समझते हैं कि किसको कब यूज करना है। n/2 बिग ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस 2 से ये 2 कभी कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट में इस 2 के साथ ये आगे प्लस के अंदर है और ये पूरे ब्रैकेट के बाद डिवाइड में है, तो कभी भी ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन में मेक इट क्लियर। तो n/2 बिग ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। अब इसी फॉर्मूले को इसमें एक्सप्रेशन में कब लिखा जाता है? अगर 2a को आप a प्लस a, समझने के लिए पॉइंट ध्यान देना, अगर मैं 2a को a प्लस a करके लिखता हूं तो वन टाइम a तो यहाँ पे है, इस 2a को अगर मैं a प्लस n-1 इंटू डी लिखता हूं तो ये a तो ये रहा, और ये a प्लस n-1 इंटू डी क्या बनता है? एपी का जनरल टर्म, लास्ट टर्म, nth टर्म, उसको मैंने l से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है और सम कैलकुलेट करना है, तब तो आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन यूज करना है। लेकिन जब क्वेश्चन में सीक्वेंस का लास्ट टर्म मालूम हो, लेकिन जब किसी क्वेश्चन में एपी सीक्वेंस का लास्ट टर्म अगर आपको मालूम है, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन के अंदर, लास्ट टर्म के क्वेश्चन के अंदर, आपको n/2 a प्लस l फॉर्मूला एक्सप्रेशन का यूज करना है। क्लियर है आप सबको? तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चंस है, इसी तरीके से इनको समझेंगे कि किस तरीके से sn अप्लाई होगा और कैसे उसके सम को कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी तरीके से आपको कैलकुलेशन को परफॉर्म करना सीखना, ठीक है? तो देखिए, sn का फॉर्मूला तो ये हो गया। sn का फॉर्मूला में an का भी फॉर्मूला काम में आएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें पहले an का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और फिर उस an के फॉर्मूला से फर्दर आप sn के फॉर्मूला को अप्लाई करके और आंसर्स में कैलकुलेट करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा बेसिक पॉइंट कि जब भी, जैसे देखिए इधर एक कंडीशन था, जब मैंने आपको an देके क्वेश्चन करवाया था, an में जब n को 1 पुट करते हैं तो ap का आता है फर्स्ट टर्म, an में जब n को 2 पुट करते हैं तो ap का आता है सेकंड टर्म। इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में sn दे रखा है, an का मतलब nth टर्म ऑफ ap और sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap, तो अगर किसी क्वेश्चन में sn दे रखा है और यहां में अगर n के प्लेस पे 1 पुट करूंगा मतलब वो s1 का वैल्यू होगा, n के प्लेस पे 2 पुट करूंगा मतलब s2 का वैल्यू होगा। अगर मैं आगे कंटिन्यू चलता हूं, n के प्लेस पे 3 पुट करूंगा मतलब वो s3 का वैल्यू आएगा। जहां जहां पे n है वहां पे 1, n के प्लेस पे 2, n के प्लेस पे 3, तो s1 का वैल्यू, s2 का वैल्यू, s3 का वैल्यू। लेकिन अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि क्या है s1। देखिए, s का मतलब सम को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ जो भी नंबर है मतलब उतने टर्म्स का सम। तो s1 का मतलब ap के फर्स्ट टर्म का सम। तो ap का फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होता है? जो a1 है। अगर किसी ap में a की टर्म है तो उसका सम क्या होगा? a1, दैट इज s1। इसलिए जो s1 का वैल्यू आएगा वो ही आपका a1 होता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में sn के सीक्वेंस में s1 का जो वैल्यू है that will be always equal to value of a1। s2 का मतलब होता है उस ap के लिए a1 प्लस a2। नोट कर लीजिएगा ये बाद में चाहो तो।
S2 का मतलब AP के 2 टर्म्स का सम, तो AP के 2 टर्म्स क्या होंगे, A1 और A2, तो S2 का मतलब हो गया A1 प्लस A2। अब A1 का खुद का मतलब क्या होता है, A1 का मतलब जो S1 है वही है, तो डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो A2 का वैल्यू आप निकाल सकते हो किससे, S2 माइनस S1 से। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा, N1 पुट करने पे जो S1 आता है वो आपका A1 है, N2 पुट करने पे जो वैल्यू S2 आएगा वो आपके A1 और A2 का सम होगा। A1 आपका S1 है तो A2 आप निकाल सकते हो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से, S2 माइनस S1। इसी तरीके से S3 करोगे तो S3 होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। अब A1 प्लस A2 जो होता है वो आपका S2 बनता है प्लस A3, तो A3 के लिए क्या बनेगा एक्सप्रेशन, S3 माइनस S2। समझ में आ गया आप लोगों को? जिस तरीके से D का वैल्यू A2 माइनस A1 लिखते हैं वैसे ही A1 तो S1 होता है, A2 S2 माइनस S1, A3 S3 माइनस S2। इस जनरल एक्सप्रेशन से भी आप A1 A2 A3 निकाल सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, जब क्वेश्चन में आपको Sn गिवन होता है। क्या गिवन होता है क्वेश्चन में, Sn। क्लियर है? तो बात करते हैं जनरल फॉर्मूला से किस तरीके से कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन में, find the sum of AP 2, 7, 12 up to 10th term। find the sum of the AP, कौन सी AP का सम करना है, 2, 7, 12 डॉट डॉट अप टू 10th टर्म्स, मतलब इस AP के 10th टर्म्स तक का सम करना है। इस AP के कितने टर्म्स तक का सम करना है, 10th टर्म्स तक का सम। तो इस AP के अगर 10th टर्म्स तक का सम करना है तो A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट इज 7 माइनस 2, कितना हो गया, 5 हो गया। कितने टर्म्स का सम करना है, तो n आपको मालूम है कितना है, 10। सो वी हैव, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कौन सा, Sn, फर्स्ट या सेकेंड, सर अभी तो आपने बताया था फर्स्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपको लास्ट टर्म मालूम नहीं है। तो ये रहा फर्स्ट फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, कितने टर्म्स का सम है, 10, एक्सप्रेशन S10, n की वैल्यू 10 पुट करती है, 10/2 ब्रैकेट में 2, a वैल्यू 2 प्लस n वैल्यू 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d वैल्यू, d कितना है, 5। तो S10 इज इक्वल टू 10/2, 5 हो गया ब्रैकेट में, 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45। तो अगर कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं, S10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 45, 49। सो S10, 9 5 जा 45, कैरी 4, सो दैट इज S10 इक्वल टू 245। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी एपी सीक्वेंस में जितने टर्म्स का सम करना हो वो आपका n बन जाएगा। ए और डी आपको मालूम है, सिंपल सा Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, एकदम बेसिक कैलकुलेशंस है, एकदम सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से एपी के n टर्म्स का सम आपने फाइंड आउट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एपी के अंदर जब सम फाइंड आउट करना है तो ए वैल्यू चाहिए, डी वैल्यू चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है n। n के बिना तो कैलकुलेशन आ ही नहीं सकता। अगर आपको यही नहीं पता कि उस सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो आप उस एपी का सम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। आपको मैंने सिर्फ कह दिया फाइंड द सम, तो बताना तो पड़ेगा ना कि सम कितने टर्म्स के लिए फाइंड आउट करना है, 10 टर्म्स के लिए करना है, 20 टर्म्स के लिए करना है, 50 टर्म्स के लिए करना है। तो जब तक n मालूम नहीं है आप उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्लियर है? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम। सीक्वेंस में लिख रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ AP, find the sum of the AP, that sequence is -5 plus -8 plus -11 प्लस, और ये एक्सप्रेशन आपका जा रहा है -230 तक। अब देखिए क्या है बेसिक डिफरेंस इस क्वेश्चन में और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ AP, पिछले क्वेश्चन में भी आपसे कह रहा था फाइंड द सम ऑफ AP, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किया था वहां पे क्लियर मेंशन था फाइंड द सम अप टू द 10 टर्म्स, उस एपी के 10 टर्म्स का सम निकालना था, ये क्लियर गिवन था। लेकिन इस एपी में कितने टर्म्स का सम निकालना है ये क्वेश्चन नहीं बता रहा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बता रहा है। क्यों? क्योंकि इस एपी का लास्ट वैल्यू दे दिया कितना, -230। तो इस एपी का अगर लास्ट वैल्यू दे दिया -230 तो सबसे पहले a -5
डी जो आपका a2 माइनस a1 होता है -8, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस का 5, तो -8 माइनस प्लस 5 बनेगा, तो आप सबको पता आएगा माइनस का 3, और ए एन आपका है माइनस का 230। ए मालूम है, डी मालूम है, लेकिन ए एन मालूम है कितना, -230। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करके, दैट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -230। यही मैंने आपसे बोला था कि ऐसे जरूर फाइंड आउट करना होगा, लेकिन फॉर्मूला ए एन काम आएगा। तो यहां पहले ए एन के फॉर्मूला को अप्लाई करके आपको ये पता करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। या था ना एक्सरसाइज के अंदर, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी। तो ये बिना कहे हुए ही आपको पहले फाइंड आउट करना होगा कि एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं। तो एपी में टोटल टर्म्स के लिए आपने एक्सप्रेशन लिख लिया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a वैल्यू इज -5 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, d वैल्यू इज -3 इक्वल टू -230। n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 सेम है, -230 -5 चेंज होके हो गया +5। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 230 प्लस का 5 कितना हो गया, माइनस का 230 प्लस का 5 हो गया माइनस का 225। n माइनस 1 के साथ जो मल्टीप्लाई में -3 है, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज होगा तो साइन चेंज नहीं होता, सबको पता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n माइनस 1 225 में 3 से डिवाइड किया, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 50, तो n इक्वल टू आ गया 75 प्लस 1 दैट इज 76। इसका मतलब जो क्वेश्चन में आपसे सम पूछ रहा है, सम ऑफ द एपी, इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं, इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं? जी हाँ, इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स है आपके पास में 76। अब जब ये कंफर्म हो गया कि टोटल टर्म 76 है, नाउ एस एन। अब बताइए फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड? डेफिनेटली अगर आप समझदार है तो सेकंड के साथ ही जाएंगे। क्यों कैलकुलेशन को डिफिकल्ट करेंगे जब आपको लास्ट टर्म मालूम है? तो जब भी किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म मालूम होगा, जब भी किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म मालूम होगा तो हमेशा कौन से फॉर्मूला के जाएंगे? n/2 a प्लस n। सो एस n वैल्यू, n कितना आपके पास में? n आपने अभी कैलकुलेट किया है 76, तो 76 अपॉन 2 a प्लस l, a है आपका -5 और l आपका है -230। तो s 76 इज इक्वल टू 76 अपॉन 2 हो गया 38, माइनस का 5 और 230 भी माइनस का, तो माइनस का 235। तो सिंपल सी बात है, s 76 प्लस माइनस माइनस होगा, 38 को 235 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास से वैल्यू आ जाएगा 8930। सो द सम ऑफ द एपी इज -8930। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने का सिर्फ रीजन डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट होने का सिर्फ रीजन ये है कि इस सीक्वेंस जिसका सम आपको फाइंड आउट करना है, उस सीक्वेंस का लास्ट टर्म आपको मालूम है लेकिन टोटल टर्म्स नहीं मालूम। तो an के फॉर्मूला से पहले n निकाला टोटल टर्म्स और फिर उस n की वैल्यू को पुट करके ऐसे निकाल दिया। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट टर्म का मालूम होना, सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मालूम होना। अगर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, अगर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है तो आप चाह के भी SN कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, या तो क्वेश्चन ही आपसे ये पूछ ले फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स कहेगा, इसका मतलब n की वैल्यू n है, लेकिन किसी और कंडीशन में अगर सम फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली उसमें n वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। कैलकुलेशन पे लिखिए इफ, इसमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, इसमें कोई थ्योरेटिकल कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट लिख रहा है क्वेश्चन क्या, इफ an इज इक्वल टू 4 कॉमा b इज इक्वल टू 2 कॉमा sn इज इक्वल टू -40 फाइंड n एंड a। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलकुलेशन पर्पस से, क्योंकि इस तरीके के कैलकुलेशंस आपको बहुत बार पेपर में मिलेगी अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर। देखिए अब मैं an और sn को रिलेट करके चल रहा हूं। an का वैल्यू 4 है, ठीक है, d का वैल्यू 2 दे रखा है, sn का वैल्यू भी दे रखा है और आपसे n और a के लिए पूछा है। तो सबसे पहले जो गिवन उसकी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। वी हैव, तो an इक्वल टू अगर 4 है तो सबसे पहले रिलेशन इसी में बनेगा, क्योंकि an का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपके लिए मेरे लिए,
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्वेश्चन में a तो मालूम नहीं है, n भी मालूम नहीं है क्योंकि अपने को नहीं पता, क्योंकि n और a दोनों ही अननोन है। d मालूम है कितना है 2 इक्वल टू 4, ब्रैकेट ओपन किया, a प्लस एन इंटू 2 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। क्या इक्वेशन बना, a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2, दैट इज a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। अब अपने को नहीं पता कि आगे चल के किसको किसके टर्म्स में लाना है, तो इसी को आपने इक्वेशन 1 दे दिया कि आपके पास में एक रिलेशन आ गया। an के जनरल फॉर्मूला से आपके पास में a और n में दोनों ही आपके पास में अननोन है, तो a और n में आपने एक रिलेशन बना लिया, दैट इज a प्लस 2n इक्वल टू 6। अब देखिए सेकंड कंडीशन नाउ, अब दूसरे में आपको Sn दे रखा है, कितना Sn का वैल्यू -14। दो फॉर्मूला होते हैं, लेकिन जब लास्ट टर्म an मालूम होता है तो हमेशा सेकंड नंबर वाला एक्सप्रेशन। तो बताइए Sn के लिए सेकंड नंबर एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an या a प्लस n लिखते हो आप लोग, -14। n आपके पास में है नहीं, a आपके पास में है नहीं, लेकिन an का वैल्यू जरूर है, वो आपके पास में 4 है, इज इक्वल टू में -14 है। अब देखिए n/2 ब्रैकेट में, अब यहां पे इक्वेशन 1 से देखिए मैं a को कैलकुलेट कर सकता हूं, कितना 6 प्लस का 2n माइनस का 2n, तो a की जगह वैल्यू क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से a की जगह वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल टू -14। कहां से पुट कर दिया, तो यहां लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, a की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। इतना अगर लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ a की जगह वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन 1 से, दैट इज 6 माइनस 2n। क्लियर है, आगे चलते हैं, n/2 6 प्लस 4 10 माइनस 2n इक्वल टू -14। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, ये नहीं कि 6 प्लस 4 10 हुआ तो 2 से 10 को कट कर दो, बिल्कुल नहीं होगा, 2 और 10 कट नहीं होंगे क्योंकि ब्रैकेट में बीच में माइनस का साइन है, तो 10 और 2 में से 2 कॉमन जरूर ले सकते हो, तो 2 अगर कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर तो 10 में 2 से डिवाइड होके 5 आ गया, 2 से 2 कैंसिल होके n आ जाएगा इक्वल टू -14। तो ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये इक्वेशन 1 से आपको समझ में आ गया। यहां से इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपके पास में प्रॉपर स्पेस हो जाए कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए यहां से, तो अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहां पे आपने वैसे लिखा क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, इक्वेशन 1 से ये वैल्यू पुट किया आपने, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, n इंटू 5 5n, n इंटू n n स्क्वायर इक्वल टू -40। क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने आते हैं, बस सेम कॉन्सेप्ट है। माइनस n स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस n स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस n स्क्वायर, प्लस 5n उधर जाएगा, माइनस 5n, और 14 इधर ऑलरेडी माइनस का है इक्वल टू 0। यहां से सुन लीजिएगा, मैं LHS से माइनस n स्क्वायर को RHS में लेके गया, प्लस n स्क्वायर, प्लस 5n RHS में गया, माइनस 5n, माइनस 40 इधर से पहले, तो इधर क्या होगा 0, उसको उधर इस साइड में लिख दिया RHS में, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे प्रोडक्ट -14 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ -14 है, सबको करवा रखा है, -7 प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। फैक्टर -7 और +2 बनेगा, -7 का +2 से मल्टीप्लाई -14, और -7 + 2 का कैलकुलेशन -5। फर्स्ट 2 में से n कॉमन ले लिया, n - 7, 2 कॉमन ले लिया, n - 7 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बन गया, n + 2 n - 7 इक्वल टू 0। n + 2 से 0 को कंपेयर किया, n वैल्यू -2, n - 7 को 0 से कंपेयर किया, n इज इक्वल टू 7। since n is always a positive integer, therefore it cannot be negative। आप सबको ये बता रखा है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब -2 पॉसिबल नहीं है, therefore n is equal to 7।
अगर n नेगेटिव नहीं पॉसिबल, n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 7 और n अगर 7 है सो पुट वैल्यू ऑफ n in equation first, put value of n in equation first, n की वैल्यू को जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगा, a प्लस 2 n वैल्यू 7 इक्वल टू 6, 2 प्लस 7 जा 14 इक्वल टू 6, सॉरी a वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है बेटा, a प्लस 2 इंटू एन वैल्यू 7 पुट किया 14 आ गया, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, a इज इक्वल टू minus 8. So in this question value of a is minus 8 and value of n is 7. कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, an कंडीशन गिवन था, उससे a और n ने एक रिलेशन बनाया, फिर sn फर्स्ट भी अप्लाई कर चुके लेकिन उससे डिफिकल्ट आएगा, an जब मालूम होता है हमेशा सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करें, सब्स्टिट्यूट किया, a का वैल्यू n में क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बना, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, दो आंसर आ गए, n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है इसलिए नेगेटिव आंसर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो नेग्लेक्ट कर दिया तो दोनों कंडीशंस में से n का पॉजिटिव आंसर ले लिया, तो n 7 हो गया और n के 7 वैल्यू पुट करने पे a वैल्यू आपका -8 आ गया, तो n का भी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया और a का भी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, समझ में आ गया? कंप्लीट करते रहिएगा नोट्स को साथ साथ में, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम्स में आ जाओगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे एक और देखिए, जिस तरीके से आपने nth टर्म के लिए किया था, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ AP, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ AP, तो उसी तरीके से अगर इसी कंडीशंस में सम ऑफ दे रखा हो, सम ऑफ तो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, तो लिखिए आप लोग क्वेश्चन, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP, sum of the first 7 terms of an AP is 49. Sum of the first 7 terms of an AP is 49 and sum of its 17 terms, sum of its 17 terms is 289. If the sum of the first 7 terms of an AP is 49 and sum of its 17 terms is 289, find the sum of the first n terms. Find the sum of the first n terms. क्लियर है, समझ में आ गया आपको? डेफिनेटली एपी के बारे में बात कर रहे हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स एन टर्म्स। तो लिखिए कॉपी में सबसे पहले, लेट द फर्स्ट टर्म, फटाफट से नोट कीजिए सॉल्यूशन के अंदर, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस अगर डी है, सो वी हैव क्या दे रखा है, S7। कितना है S7 का वैल्यू 49, सम ऑफ फर्स्ट 7, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, Sn बनेगा। Sn 49 है, तो सॉरी Sn का मतलब S7 49 है, तो फॉर्मूला आप सबको पता है, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, क्योंकि a और d दोनों ही आपको मालूम नहीं है, ध्यान रखिएगा। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 7/2 2a प्लस 7-1 6d इक्वल टू 49। तो सिंपल सी बात है, 7/2 2a प्लस 6d में से 2 कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर, a प्लस 3d इक्वल टू 49। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 7-1 जा 7, 7-7 जा 49। तो इक्वेशन फर्स्ट आ रहा है आपके पास में a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। एनी कंफ्यूजन? S7 से आपने पहला इक्वेशन बना दिया, एंड एक और कंडीशन दे रखा है S17 दैट इज 289। तो S17 के लिए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 289। फिर से सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया,
7/2 2a plus 16d इक्वल टू 289। 2 कॉमन लिया, 17/2 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया a plus 8d इक्वल टू 289। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जिस स्टूडेंट्स को पता है कि 17 का स्क्वायर 289 होता है तो वो तो ये बात समझ जाएगा, 17 बन जा और 17 जा 289। तो फाइनल इक्वेशन आ गया a plus 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेम वही फॉर्मेट है बेटा, जब भी आपके पास में a और d में दो इक्वेशन बनते हैं तो सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सबट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। तो इक्वेशन 1 है आपका a plus 3d इक्वल टू 7। देखिए बहुत सिंपल अप्रोच है, S7 है S17 है, दो रिलेशन आ गए a और d में, दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। एलिमिनेशन का मतलब एक इक्वेशन में दूसरे को माइनस कर दो। तो a plus 8d इक्वल टू 17, माइनस करना होता तो साइन चेंज करते हैं, आप सबको पता है। a से कट हो गया 3d माइनस 8d माइनस 5d, 7 माइनस 17 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 में 5 से डिवाइड होगा, d2 आ जाएगा। d का वैल्यू अगर 2 है, पुट d वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। d वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। d का वैल्यू 2 यहां पे पुट किया तो a plus 3 multiply 2 इक्वल टू 7। तो a plus 6 इक्वल टू 7, a is equal to 1। तो a1 आ गया, d2 आ गया। अब क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। नाउ सम ऑफ n टर्म्स का मतलब Sn। तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 मल्टीप्लाई d, यही होगा। अब यहाँ पे n क्या पुट करोगे बताओ। अगर मेरे को क्वेश्चन में n टर्म्स का ही सम पूछा है तो इसका मतलब n तो n रहेगा, तो Sn एक्सप्रेशन में n की जगह n ही लिखना है। सम ऑफ n टर्म्स में Sn को n से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो n/2 ब्रैकेट 2, a वैल्यू कितना फाइंड आउट किया अभी आपने 1 प्लस अगेन n वैल्यू n रहेगा और d वैल्यू कितना पुट किया 2। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सॉल्व करना है। n/2 2 into 1 2 ब्रैकेट ओपन करो, n into 2 2 है, 2 into -1 -2 प्लस 2 -2 कैंसिल हो गया। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। n/2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या रहा 2n। अब फाइनली मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 कैंसिल हो जाएगा और n का n से मल्टीप्लाई, n का n से मल्टीप्लाई कितना आ गया n स्क्वायर। दैट मींस सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर। तो जब भी क्वेश्चन जिस तरीके से आपको जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर बताया था कि 7th टर्म मतलब a7, तो सम ऑफ 7 टर्म्स मतलब s7, 17 टर्म्स मतलब a17, सम ऑफ 17 टर्म्स मतलब s17। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। a और d में हमेशा दो इक्वेशंस बनेंगे, दोनों में आपस में सब्ट्रैक्शंस करके सिंपलीफिकेशन करना है। d और a का वैल्यू आएगा और d और a के वैल्यू का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे, चाहे Sn चाहे an चाहे S15 S20 कुछ भी अगर आपसे पूछा जा रहा है, a वैल्यू और d वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट कर दिया तो आप फर्दर उस AP से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द sum of the n terms of AP. In the next lecture again we will start with some new different types of concepts of questions based on the AN and SN formula. Till then study your chapter, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।